फिजिक्स को हमने क्या किया, जैसे जैसे इंसानों के सोचने समझने की शक्ति बिल्टअप होती गई, जैसे जैसे इंसान की बुद्धि विकसित होती गई, तो इंसानों ने क्या किया, पूरी फिजिक्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। एक छोटे लेवल पे स्टडी करना, एक बड़े लेवल पे स्टडी करना। जो बड़े लेवल पे स्टडी हुई उसको बोला गया मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज, बड़े बड़े पार्टिकल के, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, है ना। तो इसे 2 डोमेन बनाए गए, डोमेन मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है ना। इनमें किस किस को रखा गया अभी बात करेंगे। एक बनाया गया, आपको दूसरा नाम समझ में आ गया होगा, माइक्रोस्कोपिक। ये वर्ड्स आपके परिचित है, ठीक है ना, आप इन वर्ड्स को जानते हो, कोई नया वर्ड नहीं। मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस फिजिक्स को समझने के स्तर पर। अब मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर साइंस फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस आती है, वो उन सारी ब्रांचेस के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जिनका कुछ ना कुछ साइज होता है, छोटा छोटा मोटा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम उसका साइज इतना हो सकता है कि हम उसको मेजर कर ले, वो आपका कहलाता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। या ऐसा बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन वो होता है जिसके अंदर हम लार्ज स्केल पर पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं ना, बड़े स्तर पर। तो इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं फिजिक्स के, जो जो सेक्शन कवर होते हैं, वो आप थोड़ा सा लिख लीजिए। मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं, अभी हमने जो +1 की बातें की ना, उसमें मैक्सिमम सिलेबस मैक्रोस्कोपिक डोमेन ही है। जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो सारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन। जितना भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे +2 के अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हम पढ़ेंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप बोलोगे सर इसके अंदर तो चार्जेस की स्टडी की जाती है, 10th क्लास में आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को तो हम छू ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते, तो ये तो माइक्रोस्कोपिक है, चार्ज तो बहुत छोटा पार्टिकल है। हाँ, यू आर राइट, बट एक्चुअली क्या हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स की भी स्टडी करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो है ना, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जाती है। इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना है, तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ जाता है बेसिकली, है ना। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बस हमें शुरुआत करने के लिए हमें ये चीजें समझनी जरूरी है, हमें हमें ये चीजें पता होनी चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप मैकेनिक्स लिख लिया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लिया आपने, ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी इसी के अंदर स्टडी किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी इसी में स्टडी किया जाता है। ऑप्टिक्स ये भी आप परिचित है ना, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये पूरी चीजें हम पढ़ेंगे पूरे अपने सिलेबस में, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा इस पे टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। ये बस आप लिख लो, अब इनके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हुए जाएंगे, हमारा सिलेबस ही है ये। हाँ, इसमें आ जाओ माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। अब आपने कुछ कुछ नई नई चीजें सीखी होगी, नाम सुने सुने होंगे, रिलेटिविटी थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी, ठीक ना। रिलेटिविटी थ्योरी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर ऐसे पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वो रिलेटिविटी थ्योरी कहलाती है। रिलेटिविटी थ्योरी ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ जाता है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके अंदर जो रिसर्च की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन इनमें ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज फैला हुआ होता है। यानी किसी भी चार्ज, अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर कोई भी चार्ज है तो ये चार्ज किसी ना किसी मास पे होगा, यानी चार्ज के लिए जरूरी है कोई ना कोई मास हो, ठीक है ना, कोई ना कोई मास होगा ऑब्जेक्ट का, तभी ही उसके ऊपर चार्ज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बिना मास के चार्ज स्टैंड नहीं कर सकता, याद रखना बच्चों, ये हम आगे पढ़ेंगे। बिना मास के चार्ज स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको मैक्रोस्कोपिक रखा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की रिसर्च करूं, प्रोटॉन के बारे में रिसर्च करूं, या इनसे भी छोटे पार्टिकल्स, आप बोलोगे क्या बातें कर रहे हो सर, हमने तो अभी तक यही सुना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटे पार्टिकल किसको माना गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। यस, यू आर राइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, बट आप जब रिसर्च फील्ड में जाओगे तो आप इनसे भी छोटे पार्टिकल्स देखोगे जिनको बोला गया है क्वार्क्स।
QUARKS, क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के भी सब पार्टिकल होते हैं, बट ये हमें +1 +2 में इनके बारे में पढ़ाई नहीं करनी है, ये रिसर्च का टॉपिक है। रिलेटिविटी थ्योरी भी रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स भी, क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब ये एटॉमिक फिजिक्स वगैरह है, ये हमारा +2 का पार्ट है। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये हमारा +2 का सिलेबस है। इसको मैक्रोस्कोपिक डोमेन में रखा गया है, तो इन डोमेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो टॉपिक आएगा उसको पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। बस ऐसे डिवाइड कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रफ करूं? यस सर। ओके बच्चों, अब आगे देखो। अब इस चैप्टर की लास्ट एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात करनी है, उसके बाद में टॉपिक फिनिश है, ठीक है। बाकी उसके बाद में फिर 1-2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, अभी वो क्वेश्चंस मैं लिखा दूंगा आपको। कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, पूछ लिए जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है ये जो मैं आपको प्रोवाइड अभी दूंगा। थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छे है। अब देखो, एक क्वेश्चन एक फेमस है इस चैप्टर का, ये जो फर्स्ट चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं बेटा, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, what is the contribution of physics in technology and society, इसका आंसर लिखाने वाला नहीं, ये केवल कॉमन सेंस से आंसर देना होता है, रटना नहीं है इसको। देखो, मैं बोलूं कि बताओ फिजिक्स क्या है, तो आप फिजिक्स के बारे में तो अभी इतनी सारी लंबी चौड़ी रामायण जो गई पूरे 1 घंटे तक, वही फिजिक्स है पूरी, ठीक है। अब बोल दे कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कुछ नहीं है, उसका सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको। मैं बोलूं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट का मतलब है सिंपल सा, उसका ये मतलब समझो, फिजिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना है। फिजिक्स को तो हम समझ गए कि ये फिजिक्स होती है। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है, ध्यान से सुनो। टेक्नोलॉजी एंड साइंस में बड़ा डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस थोड़ा सा समझना बच्चों। साइंस तो क्या थी, हम नेचर को स्टडी करते थे, नेचर को स्टडी करके कुछ कॉन्सेप्ट्स जनरेट करते थे, ये चीज आपको पता है ना। हम क्या करते थे, साइंस को हमने स्टडी की, साइंस में हमने किसकी स्टडी की, नेचर के बारे में स्टडी की। नेचर के बहुत सारे फिनोमिनाज है, बहुत सारे फिनोमिनाज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं नेचर की, ठीक है। अब जब हम नेचर की स्टडी करते हैं और कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप होते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्रूफ होते हैं। उन प्रूफ के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। अब बच्चे, ये किसी का उधर से मोबाइल वो है, म्यूट करो उसको, डिस्टरबेंस हो रहा है। किसी बच्चे का मोबाइल, हाँ अच्छा, इसमें किचन में होगा, देख लो किचन में रखा होगा ना। तो बच्चों, अपन बात कर रहे थे क्या, हाँ देखो, कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप हो गए, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गए, प्रूफ आ गया, क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई साहब, ठीक है साहब। यानी किसी चीज की हमने डिस्कवरी कर दी। ये किसने करी, ये इंसानों ने करी, है ना, इंसानों ने डिस्कवरी करी, ठीक है साहब। जब इंसानों ने डिस्कवरी कर ली, तो क्या क्या इंसानों ने उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, यानी उसकी एप्लीकेशंस बनाई, एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, ऐसा समझो। जो साइंस की जो एप्लीकेशंस है, मतलब जैसे इंसानों को ये पता चल गया, हाँ एक जगह टेम्परेचर ज्यादा है, एक जगह टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, यानी हीट का जो फ्लो होगा, सॉरी टेम्परेचर फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो होती, हीट का जो फ्लो होगा हाई से लो की तरफ फ्लो होगा, ठीक है साहब। ये कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लिया इंसानों ने, समझ गए, तो उन्होंने क्या किया, क्या हो, ये तो नेचर के अंदर हो रहा है भाई, ये तो नेचर के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है नेचर के अंदर, कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो रही है। अब ये कॉन्सेप्ट तो इंसान समझ गए। फिर इंसानों ने क्या किया, अपनी दुष्ट
दुष्ट बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया। बुरा मत मानना, रियलिटी बोल रहा हूं। दुष्ट बुद्धि का मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, साइंस के अगेंस्ट चलना शुरू किया। साइंस के अगेंस्ट चलना शुरू किया, तभी तो आप देखते हैं ना नेचर के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है ना, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, सब क्यों है? हम साइंस, ठीक है साइंस अच्छी चीज है, बट हमने क्या किया, उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। अब मैं खुद साइंस का टीचर होकर ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन है जो फैक्ट है, आज आप भी इस चीज को समझते हो बच्चों, ठीक है ना, कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया साहब, हमने देख लिया हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब इंसानों ने क्या किया, दिमाग लगाया। अब उन्होंने तो अच्छा काम किया कि ऐसे कोई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं कि वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो। मतलब अगर कहीं पे लो टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करा जाए। इससे और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो, नेचुरली जो वाटर होता है, नेचुरली जो वाटर होता है, पानी, पानी का फ्लो कहां से होता है? ऊपर से, टॉप से बॉटम की तरफ होता है, टॉप से बॉटम की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। हमने क्या किया, ऐसी मशीनें बना दी जिसके अंदर हमने उसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया, यानी बॉटम से टॉप की तरफ। क्या बनाया हमने, हीट इंजन बना दिए। क्या बनाया, हीट इंजन, जिनको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, घर के अंदर पानी की मोटर, पानी की मोटर बोलते हैं ना, पानी की मोटर चला दो भाई, ऊपर टंकी भर जाएगी। अब पानी की मोटर क्या कर रही है, नीचे से पानी को ऊपर भेज रही है ना, वो बात अलग है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताऊंगा, एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है, एक्सटर्नल वर्क की वजह से हो रहा है। लेकिन देखो बच्चों, हुआ क्या, हमने नेचर के अगेंस्ट ही काम किया। साइंटिस्ट लोगों ने चीज अच्छी बनाई है, मैं साइंटिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अच्छी चीज बनाई है, ठीक है, जो इंसानों की जो कार्यशैली है उसको इजी कर दिया। लेकिन देखो क्या हो रहा है, जैसे हमने रिवर्स प्रोसेस किया तो हमने पहले तो एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ी, लाइट्स की, मतलब जो बिजली जो हम बनाते हैं ना, ये जो हम स्विच वगैरह ऑन करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए हमने फिर क्या किया, बहुत सारे सिस्टम लगाए। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं जिससे बिजली बनती है। अब सोचो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम किसका यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं। यूरेनियम आपने सुना होगा, कोटा, जहां जहां पे मैं रहता हूँ, कोटा, आपने नाम सुना होगा कोटा का। कोटा कभी आप आओगे ना, तो कोटा के अंदर कोटा थर्मल सुपर पावर प्लांट है। कोटा थर्मल, KTSPP, कोटा थर्मल सुपर पावर प्लांट। इसके अंदर हम कोयले से, जो कोल होता है, कोयले से बिजली उत्पन्न करते हैं, पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं। लेकिन इनके अंदर अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, उनसे रेडिएशन भी जनरेट होती है। इसी कोटा से 30-40 किलोमीटर आगे एक जगह है जो आपने नाम सुना होगा, रावत भाटा, है ना, आपने छोटी क्लासों में नाम सुने होंगे, ये रावत भाटा। रावत भाटा के अंदर इंडिया का एक पावर प्लांट है जो है न्यूक्लियर, हर जगह नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत कम जगहों पे है ना, उसमें से एक है रावत भाटा। रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आप सोचो, आप अभी कभी आना कोटा, मेरे को फोन करना, सर हम कोटा जा रहे हैं या कोटा आए हुए हैं, आपका तो मैं आपको पूरा रावत भाटा घुमा के लेगा पूरा, है ना, इतनी अपने सर्किल है उधर, टेंशन नहीं लेने का। अब आप बात ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जिससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। किसके लिए जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? जो एप्लीकेशंस हमने बनाई नेचर को स्टडी करने के बाद में, इन एप्लीकेशंस को रनिंग कराने के लिए, इनको रनिंग कराने के लिए, इनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम बहुत सारे पावर प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में वहां पे रावतभाटा में यूज किया जाता है, जो पार्टिकल्स यूज किया जाता है ना ये पावर जनरेट करने के लिए, उसमें किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती है। उसमें एक है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, ठीक है। इस यूरेनियम से पावर जनरेट की जाती है। अब आप सोचो ये यूरेनियम कितना खतरनाक है, मालूम है? ये यूरेनियम इतना खतरनाक है कि ये जो पूरा पावर प्लांट है, इसको चारों तरफ से टोटली एकदम पैक्ड, पूरा एकदम सील्ड, जैसे एक पिंजरे के अंदर कैदी को रखते हैं वैसे इसको चारों तरफ से, है ना, कंक्रीट और जो आपकी सैंड होती है, बालू रेत होती है, रेत और कंक्रीट की वो बनाई गई है, बाउंड्री बनाई गई है। उसका रीजन है, उसका रीजन मैं आपको कभी बाद में समझाऊं, बस समझ लो बाउंड्री बनाई गई है। ये क्या करती है, इन रेडिएशंस को इस बाउंड्री से बाहर निकालने से रोकती है। पर आपको भी पता है
आपको भी ये चीज पता है, मुझे ही पता है कि 100% एफिशिएंसी तो सर हम कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो 100% एफिशिएंट हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो देखो मैं मास्टर हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको 100% डिलीवर हो, बट ये जरूरी नहीं हो रहा कि आप तक 100% पहुंच रहा है। जो लॉसेस हो रहा है ना पहुंचने में वही वही चीज होती है कि 100% एफिशिएंट कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। 100% एफिशिएंट ही आइडियल कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज में। तो वही चीज यहाँ पे भी है। रेडिएशन को आप कितनी भी ईंट कंक्रीट की दीवार बना के रोक लो, लेकिन भलाए भलाए कुछ हो ना हो, भला 1% या 0.1% ही रेडिएशन बाहर आ रही है, आ तो रही है। ये जब धीरे 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 कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, क्योंकि प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा है कंपनी में, कंटिन्यूअसली जब बाहर आती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे जन्म लेने वाले बच्चे बच्चे है ना, उनके अंदर डिसीजेज होंगी, बीमारियां होगी, बहुत सारी बीमारियां होगी। ये चीज आपने एसएसटी के अंदर पढ़ा होगा। वो नागासाकी और हिरोशिमा जो देश है ना, जापान के, आपने नाम सुने ना जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी पर वो न्यूक्लियर बम्बार्डिंग कराई थी, ठीक है ना। वो बम्बार्डिंग कराई ना, वो कराई तो कब थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, लेकिन आज तक भी जापान के अंदर जो बच्चे हैं किसी वो डिसीज में पैदा होते हैं, जो भी जन्म लेते हैं बच्चे, जितने भी बच्चे, उनमें कोई ना कोई डिसीज रह जाती है। इतना खतरनाक होता है ये, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें, हम जब साइंस पढ़ रहे हैं, आगे जब हम भी साइंटिस्ट वगैरह, आप लोगों में से कोई ना कोई बनेंगे, बच्चे जाएंगे, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इन चीजों पर काम करोगे कि ऐसी चीजों को कम से कम करके हम साइंस को आगे बढ़ाएं। तो ये जो एप्लीकेशन आई ना बेटा, यही एप्लीकेशन आपकी क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी। यही एप्लीकेशंस आपकी क्या बनी, टेक्नोलॉजी बनी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। साइंस तो क्या है, साइंस तो मेरी थी क्या, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर को स्टडी की हमने, जाना समझा सोचा और डिस्कवरी कर दी है साइंस। उस डिस्कवरी को हमने जो अप्लाई किया कहीं ना कहीं पे, किसी भी तरीके जो एप्लीकेशन हुई, वो टेक्नोलॉजी हुई। अब इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, मोबाइल फोन्स आ गए, है ना, आपका माइक्रो ओवन आ गया, ठीक है ना, आपका गीजर आ गया, जो आप पानी गर्म करने के लिए गीजर यूज करते हो वो आ गया, आपका हीटर आ गया। ऐसे आपके आसपास ही घर में जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो वो टेक्नोलॉजी है। और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी मतलब कि ये कि इन सारी टेक्नोलॉजी का हम हमारी सोसाइटी में जो नॉर्मली यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन आज की तारीख में सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, ठीक है ना, इन्वर्टर सबके घरों में लगा हुआ है, हीटर सबके पास होता है नॉर्मल, ये सोसाइटी, ये कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका आंसर लिखना नहीं है, केवल समझना था। इसको मुझे पता है अगर मैं 2 पेज में भी लिखने को बोलूं तो आप लिख दोगे। सब बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड नाम का चैप्टर पूरा बेसिक खत्म होता है और यूनिट डायमेंशन स्टार्ट होता है, जो हमारी क्लास चल रही थी। अब आप अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा डिस्कस ही करते हैं, थोड़ी देर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर कर देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप एक लाइन में अगर मैं पूछूं तो आप मेरे को जवाब दोगे, सर साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल्स, एंड टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। क्या है, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। बस इस वर्ड में आपकी सारी चीज एक्सप्लेन हो गई, जितनी भी रामायण मैंने खाई, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप क्वेश्चन लिखो, आप मेरे को जवाब दोगे, ठीक है ना, आप ही मेरे को जवाब दोगे, देखना अभी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन बताओ। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजिकल साइंस। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कभी होता है कि हाँ होता ही तो बेटा, बायो के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जो भी चीजें यूज करते हैं डॉक्टर्स, वो सब इंजीनियर्स नहीं तो बना के प्रोवाइड करी है उनको, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो आप बोलोगे फिजिक्स का बायोलॉजी के अंदर क्या उपयोग है, ठीक है ना, फिजिक्स हमें पढ़नी क्यों जरूरी है, बताओगे कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जो आपने देखा हो कि मेडिकल सेक्टर में यूज होता है, कोई ट्रीटमेंट ऐसे बताओ कुछ, कोई एपरेटस के नाम बताओ जो इसमें यूज होते हैं, जो फिजिक्स के एपरेटस है लेकिन यूज होते हैं बायोलॉजी में या मेडिकल सेक्टर में, बताओ बताओ। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, बोलो, वो सारे आंसर सही है, बोलो।
आपने सुना है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ रेडियो आइसोट्रॉप्स यूज किए जाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी से, आपने सुना होगा नहीं, थेरेपीज दी जाती है ना। अंदर के जो भी टिश्यूज वगैरह है, जो कैंसर के जो खराब टिश्यू उनको खत्म किया जाता है, उसके लिए हम थेरेपी देते हैं। वो थेरेपी किसकी होती है? रेडियो आइसोटॉप्स की होती है। रेडियो आइसोटॉप्स, ये रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो साइंस का, फिजिक्स का यूज हुआ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा ECG machines. ईसीजी मशीन्स। ये देखो बेटा, मैंने बोला ना, आप ही दोगे ईसीजी मशीन्स, है ना। ईसीजी मशीन जितनी भी होती है, आपने देखा है वो एमआरआई होती है, एमआरआई के लिए वो बड़ी सी मशीन होती है, पूरी बॉडी को अंदर ले जाया जाता है। तो क्या है, वो भी मेडिकल सेक्टर में साइंस का ही उपयोग है। कंप्यूटर देख लो, कंप्यूटर साइंस का उपयोग है। आपने एक और देखा होगा, माइक्रोस्कोप देखे होंगे ना आपने, माइक्रोस्कोप, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज है, उन बैक्टीरिया को देखने के लिए एक टेलीस्कोप यूज करते हैं हम। यहाँ से अपनी आंखों से देखते हैं, ऐसे मतलब उल्टा बना दिया, ऐसे अपनी आंख होती है यहाँ पे, है ना। आपने देखा होगा ना, वो एक नाटक देखा होगा, कौन सा नाटक, वो दया वाला सीआईडी के अंदर देखा है आपने, वो एक लेबोरेटरी होती है, वो कौन सी होती है यार, मैं भूल गया। वो नहीं होते जब, हाँ, फिंगरप्रिंट्स वगैरह और वो चेक करने वाली, समझ रहे हो ना, सीआईडी के अंदर वो लेबोरेटरी बताते हैं। फोरेंसिक लैब, बिल्कुल बच्चों। फोरेंसिक लैब जो होती है, फोरेंसिक लैब के अंदर आपने देखा होगा, वो जो डॉक्टर है उसके अंदर, सीआईडी के अंदर होता है ना, वो दया का जो दया वाली जो टीम होती है, उनके नाम मैं नहीं जानता यार, वो जो पूरी टीम होती है, वो लोग जाते हैं, वो डॉक्टर उनका दोस्त होता है, वो जाते ही बोलता है, अबे यार ये चेक कर फटाफट, मुझे फटाफट से बताइए किसका फिंगरप्रिंट है, क्या है, डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो फोरेंसिक लैब के अंदर वो आपने देखा होगा, एक ऐसे, जब हम आंखों की टेस्टिंग कराने जाते हैं तो वो डॉक्टर देखते हैं ना इस मशीन से, वो माइक्रोस्कोप टाइप होते हैं। फोरेंसिक लैब वगैरह में यूज किया माइक्रोस्कोप। ये भी फिजिक्स हम अपन लोगों ने बना के दिया है, इंजीनियर्स लोगों ने बना के दिया है ना, मेडिकल सेक्टर के अंदर यूज होते हैं। तो ये देखो ऐसे एग्जाम्पल्स है, अब ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी गुड बच्चों। अब ये आपका पूरा होता है चैप्टर फिनिश। अब देखो इसमें से थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ भी पूछ ले, सब अपन को कॉमन सेंस से जवाब देने, इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं होता। जबरदस्ती लोग बाग है ना, इतनी भर भर के पीडीएफ देते हैं बच्चों को, बोलते हैं नोट करो, तो कुछ नहीं नोट करना, सब फर्जी चीजें है। ये कोई नोट करने की चीज है? अपन तो पूरी फिजिक्स पढ़ने ही जा रहे हैं, क्या नोट करें। क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके बच्चों, एंजॉय किया आज का लेक्चर? Yes. वेरी Yes, गुड sir. बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अपन कंटिन्यू करेंगे कल। आप लोगों को पता है कल आपकी 10:30 से क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से, सारे